वैसे तो जापान की पहचान एक शांतिप्रिय देश की है, मगर साल 2007 में जापान में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे जापान के साथ साथ ब्रिटेन को भी हिलाकर रख दिया था। ये घटना जितनी दुखद थी, इस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी उतना ही शातिर था। इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 70 लाख के इनाम की घोषणा तक कर दी थी। फिर भी अकेले एक अपराधी ने 2 साल तक पूरे जापान की पुलिस प्रशासन की नाक में दम करके रख दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी ने जो तरीका अपनाया था, वो किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। ये घटना ऐसी है कि सच होते हुए भी बिल्कुल फिल्मी लगती है। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? कत्ल किसका हुआ था? कातिल कौन था? और कैसे अकेले कातिल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था? सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब आप इस कातिल के पकड़े जाने की पूरी कहानी, कोर्ट द्वारा दी गई सजा और जेल में रहते हुए कातिल द्वारा करोड़ रुपए कमाने के बारे में सुनेंगे, तो एक बार तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको लिंडसे हॉकर हत्याकांड से जुड़े कुछ ऐसे गहरे राज बताने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। पहली हैं लिंडसे एन हॉकर। लिंडसे का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम बिल हॉकर और मां का नाम जूलिया हॉकर था। जन्म के बाद उनका परिवार कोवेंट्री नाम की जगह पर रहने चला गया था। यहीं पर लिंडसे की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। लिंडसे पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए उनका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में हो गया। यहां से उन्होंने 2006 में बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लिंडसे ने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। ग्रेजुएशन के बाद वो मास्टर्स करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने जिंदगी में कुछ नया करने का फैसला किया। इसी के तहत वो इंग्लिश टीचर बनकर जापान चली गई। जापान के कई नामी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिए। उनका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट नोवा में हो गया। सिलेक्शन के बाद लिंडसे जापान के टोक्यो शहर चली गई। उनकी पोस्टिंग टोक्यो के ही इचिकावा शहर में हो गई। वो इसी शहर में एक किराए के घर में 2 और विदेशी महिलाओं, रूममेट्स के साथ रहने लगी। लिंडसे अपने माता पिता और बॉयफ्रेंड से ईमेल, स्काइप और फोन के जरिए लगातार संपर्क में रहती थी। एक दिन लिंडसे ने अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल में बताया कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई है। इस कहानी का दूसरा मुख्य किरदार है तत्सुया इतिहास। तत्सुया का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के चुबु रीजन में हुआ था। उनकी मां एक डेंटिस्ट थीं, जबकि पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। तत्सुया के माता पिता अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था और वो डॉक्टर नहीं बन पाए। हालांकि इसके बाद वो जापान की एक यूनिवर्सिटी से 2005 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी वो कोई काम धंधा नहीं करते, बल्कि गुजारे के लिए अपने माता पिता से मिले पैसों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें माता पिता से महीने के 50 से 60 हजार येन के आसपास मिलते थे। तत्सुया अपना ज्यादातर समय इधर उधर घूमने फिरने में और जिम में लगाते थे। तत्सुया ने मार्शल आर्ट की क्लास भी ली थी और ब्लैक बेल्ट होल्डर थे। एक दिन लिंडसे अपने काम से वापस ट्रेन के जरिए घर जा रही थी। तभी ट्रेन में एक लड़का उनके पास आकर कहता है, आप मेरी इंग्लिश टीचर हैं? इस पर लिंडसे कहती हैं, मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। लड़का कहता है, नहीं, मेरा नाम तत्सुया इतिहास है। शायद आपको याद नहीं, लेकिन आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। इसी के बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। तत्सुया कहता है, मैं क्लास में आपसे इंग्लिश की क्लास ले ही रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पेशल क्लास भी दे दो ताकि मेरी इंग्लिश और बेहतर हो जाए। लिंडसे समय की कीमत का हवाला देते हुए मना कर देती हैं। इस पर तत्सुया बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है, आप मुझे कम से कम हफ्ते में 2-3 घंटे की क्लास दे दिया करें। मैं आपको फीस के तौर पर 1 घंटे का $35 दूंगा। ये ऑफर लिंडसे के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए वो क्लास देने के लिए राजी हो जाती हैं, मगर कहती हैं, मैं तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि दूसरी जगह क्लास दिया करूंगी। इस तरह दोनों के बीच तय होता है कि क्लास शहर के एक बड़े कैफे में होगी।
बातचीत के बाद लिंडसे का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाती हैं। पार्किंग से अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ जाने लगती है। अभी वो कुछ ही दूर जाती हैं कि नोटिस करती हैं कि उनके पीछे पीछे वो लड़का भी आ रहा है जो अभी अभी उनसे ट्रेन में मिला था। लिंडसे उसे पीछा छुड़ाने के लिए तेजी से साइकिल चलाती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती हैं, मगर वो लड़का उनका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में जब लिंडसे अपने घर के करीब पहुंचती हैं तो लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने शायद आपको परेशान कर दिया, मैं बस आपको सॉरी कहने आया हूं। इस पर लिंडसे कहती हैं, ठीक है, मैंने माफ कर दिया, जाओ। मगर लड़का कहता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे बस एक गिलास पानी दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। इस तरह पानी पीने के बहाने तत्सुया इतिहास लिंडसे हॉकर के घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर दाखिल होते ही तत्सुया की नजर रूम में मौजूद लिंडसे की 2 रूममेट्स पर पड़ती है। लिंडसे रूममेट्स से तत्सुया का इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट के तौर पर करवाती हैं और उसके लिए पानी लेने चली जाती हैं। जब तक लिंडसे पानी लेकर आती हैं, तत्सुया वहीं बैठ जाता है और पास में रखे एक कागज पर बस चंद मिनट में लिंडसे की एक रफ ड्राइंग बनाता है। उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी लिखकर लिंडसे को देते हुए वहां से इस वादे के साथ निकल जाता है कि वो वादे के मुताबिक इंग्लिश सीखने आएंगे। शनिवार 24 मार्च 2007 को दिन के लगभग 2 बजे के आसपास लिंडसे हॉकर और तत्सुया इतिहास शहर के कैफे में मिलते हैं। यहाँ लिंडसे लगभग 1 घंटे तक तत्सुया को इंग्लिश पढ़ाती है। पढ़ाई खत्म होने की बारी आती है तो तत्सुया घबरा कर कहता है, मैं तो पैसे अपने घर पर भूल गया हूं, अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो, मैं वहीं पर आपको पैसा दे दूंगा। लिंडसे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों एक टैक्सी लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। लिंडसे बाहर रुककर तुरंत कहती हैं, तुम यहां मुझे पैसे लाकर दे दो। मगर किसी तरह तत्सुया लिंडसे को अपने घर के अंदर चलने के लिए मना लेता है। घर के अंदर जाने से पहले लिंडसे टैक्सी ड्राइवर से कहती हैं, आप यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर इंतजार करता रहता है। इंतजार करते हुए 7 मिनट बीत जाते हैं, मगर लिंडसे वापस नहीं आती। तब टैक्सी ड्राइवर बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। लिंडसे की रूममेट्स उसका इंतजार कर रही थीं कि वो अब लौटेंगी, मगर काफी देर हो जाती है। लिंडसे नहीं लौटती। रूममेट्स उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर नाकाम रहती हैं। इसी के बाद दोनों लिंडसे के गायब होने की खबर लोकल पुलिस को देती हैं। हालांकि पुलिस तब कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती, बल्कि लिंडसे के लौटने का इंतजार करने लगती हैं। इधर लिंडसे न तो 25 मार्च को और न ही 26 मार्च को क्लास लेने आती हैं। तब इंस्टीट्यूट द्वारा इंग्लैंड में रह रहे लिंडसे के माता पिता को जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिन से क्लास नहीं आ रही है, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। 2 दिन बाद रूममेट्स की शिकायत पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल की शुरुआत उसी कमरे से करते हैं जहां लिंडसे रह रही थी। पहले दोनों रूममेट्स से पूछताछ होती है। इस पूछताछ में पुलिस को बहुत कुछ हाथ नहीं लगता। हालांकि कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को वही ड्राइंग मिलती है जो पिछले दिनों तत्सुया ने लिंडसे को बनाकर दी थी। पुलिस इस ड्राइंग के बारे में रूममेट्स से पूछती है तो वो बताती हैं कि लिंडसे का एक स्टूडेंट कुछ दिनों पहले उनसे मिलने आया था, उसी ने ये ड्राइंग दी थी। ड्राइंग पर ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी भी लिखी थी। इसीलिए पुलिस तुरंत तत्सुया की तलाश में लग जाती है। इधर एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगती है जिसमें लिंडसे आखिरी बार तत्सुया के साथ दिख रही थी। तत्सुया की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि एक छोटे मोटे झगड़े को छोड़कर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसलिए अब तक पुलिस को तत्सुया पर कोई शक नहीं होता। फिर भी लिंडसे के संबंध में पूछताछ के लिए 27 मार्च 2007 को तत्सुया के एड्रेस पर जाती है। जापान के कानून के मुताबिक अगर पुलिस के पास कोर्ट का वारंट और उचित कारण नहीं है तो वो बेवजह किसी के दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकती। इसलिए जब 2 अधिकारी आते हैं तो तत्सुया का दरवाजा बंद मिलता है। घर की सभी लाइट्स ऑफ थीं। पुलिस वाले दरवाजे पर दस्तक नहीं करते, बल्कि आसपास के पड़ोसियों से तत्सुया के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी बताता है कि कल इसके घर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी।
ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को तोड़ा जा रहा हो। इसके बाद पुलिस वाले बाहर से ही घर का मुआयना करते हैं। घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं, मगर दरवाजे के करीब आने पर उन्हें अंदर से कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है। घर की स्थिति देखकर पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो तुरंत अन्य अधिकारियों को फोन करके बैकअप भेजने को कहते हैं। शाम के 7 बजे तक 7 और पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। अब 9 पुलिस अधिकारी अलग अलग फ्लोर पर पोजीशन लेते हैं और इंतजार करते हैं। 2 घंटे बीत जाते हैं, मगर तत्सुया बाहर नहीं निकलता। पुलिस वाले फिर भी इंतजार करते रहते हैं। तभी अचानक तत्सुया पुलिस की नजर से बचकर दरवाजा तेजी से खोलता है और पीठ पर एक छोटा सा बैग लेकर भागने की कोशिश करता है। दरवाजे के पास मौजूद पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सभी को चकमा देते हुए भागने लगता है। कुछ अधिकारी निचली फ्लोर पर तैनात थे, मगर ऊपर वाले पुलिस वाले को नीचे वालों को जानकारी देने का समय नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास वॉकी टॉकी नहीं था। इस तरह तत्सुया सभी को चकमा देकर फरार हो जाता है। पुलिस की एक टीम तुरंत घर के अंदर जाती है। घर की हालत बहुत खराब थी। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बाथरूम से तेज बदबू आ रही थी। पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हुए बालकनी तक पहुंचते हैं तो उन्हें बालकनी में एक बाथटब दिखाई देता है। वो बाथटब बालू और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। जब पुलिस उसे खंगालती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। बाथटब में लिंडसे हॉकर की लाश पड़ी हुई थी। लिंडसे के शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। उनके सिर के बाल पूरी तरह शेव कर दिए गए थे। बाथटब में बालू मिट्टी के अलावा कई तरह के डिकम्पोजिंग एलिमेंट्स भी मिले। ये एलिमेंट शव को जल्दी नष्ट करने के लिए रखे गए थे। अब तक पुलिस को समझ आ गया था कि तत्सुया ही कातिल है और वो भागने में कामयाब भी हो गया है। पुलिस बड़े पैमाने पर तत्सुया की तलाश शुरू करती है। शहर में उसके पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहती है, मगर कोई कामयाबी नहीं मिलती। 29 मार्च 2007 को पुलिस को अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ी शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। जांच में खुलासा होता है कि इस ट्रॉली का उपयोग लिंडसे के शव को नष्ट करने के लिए मिट्टी के थैले लाने में किया गया था। पुलिस को खबर मिलती है कि तत्सुया को एक लव होटल में देखा गया है। 20 पुलिस वालों की टीम ईस्ट टोक्यो के लव होटल पर छापेमारी करती है, मगर तत्सुया पहले ही फरार हो चुका होता है। पुलिस बड़े पोस्टर छपवाकर शहर में लगवाती है और तत्सुया की खबर देने वाले को 6 लाख येन, लगभग 4 लाख रुपए का इनाम घोषित करती है। 2008 की शुरुआत में जांच लगभग रुक जाती है। इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज मिल रही थी। लोगों की हमदर्दी लिंडसे के साथ थी। जांच सुस्त होने से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। लिंडसे के माता पिता जापान आते हैं और अधिकारियों पर जांच का दबाव बनाते हैं। इंग्लैंड हाई कमीशन के अधिकारी जापान सरकार से कातिल को पकड़ने को कहते हैं। जापान पुलिस के खिलाफ कई जगह जस्टिस फॉर लिंडसे हॉकर कैंपेन शुरू हो जाते हैं। इंग्लैंड से यॉर्कशायर पुलिस की एक टीम भी मदद के लिए जापान आती है। चारों तरफ से दबाव की वजह से अक्टूबर 2008 में जापान पुलिस पूरी ताकत से जांच दोबारा शुरू करती है। अब 140 पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। पुलिस को अलग अलग जगहों पर तत्सुया के देखे जाने की खबरें मिलने लगती हैं, मगर हर बार वो पुलिस के पहुंचने से पहले लापता हो जाता है। पुलिस पर इतने दबाव के चलते अक्टूबर 2008 के अंत में पुलिस बयान देती है कि तत्सुया ने अपनी जान ले ली है, मगर कोई शव या सबूत नहीं पेश कर पाती। लिंडसे के माता पिता और जापानी मीडिया इस दावे को खारिज कर केस कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे की खबर में दावा किया जाता है कि तत्सुया फिलीपींस भाग गया है, मगर इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। मार्च 2009 आता है। हत्या को 2 साल हो गए। लिंडसे की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर जापान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पुलिस पर दबाव बढ़ता है। नए सिरे से जांच शुरू होती है। जापान के कई शहरों में तत्सुया के बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए जाते हैं। 26 जून 2009 को जापानी नेशनल पुलिस एजेंसी इनाम की राशि बढ़ाकर 60 लाख येन, लगभग 35 लाख रुपए कर देती है। एक दिन नागोया शहर का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस को बताता है कि शायद उसने इस लड़के की प्लास्टिक सर्जरी की है। डॉक्टर बताता है कि कुछ महीने पहले क्लिनिक पर यह लड़का आया था। उसने नाक ऊपर उठवाई, गाल के 2 तिल हटवाए, आईलिड्स फोल्ड करवाए और लिप्स की मोटाई बढ़ाई।
डॉक्टर सर्जरी से पहले और बाद की तस्वीरें दिखाता है। पुलिस समझ जाती है कि पुलिस से बचने के लिए तत्सुया ने प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल लिया था। पुलिस पूरे शहर में तत्सुया का सर्जरी के बाद वाला फोटो लगवा देती है। कुछ दिनों बाद एक मजदूर पुलिस को खबर देता है कि ऐसा ही लड़का उसकी साइट पर काम करता है। पुलिस सावधानी से लोकेशन ट्रैक करती है और 10 नवंबर 2009 को ओसाका के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड मारती है। इस बार भी तत्सुया दूसरी जगह भागने की तैयारी कर रहा था, मगर पुलिस पहुंच जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। वो दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे 23 दिनों की रिमांड में भेजा जाता है। कड़ी पूछताछ होती है, मगर वो हत्या से इनकार करता रहता है। जब पुलिस और सख्ती करती है तो तत्सुया दिल दहला देने वाला कबूलनामा देता है। वो बताता है कि ट्रेन में लिंडसे को पहली बार देखते ही उसने तय कर लिया था कि उनके साथ गलत करेगा। ट्रेन में झूठ बोला, स्पेशल क्लास का बहाना बनाया और पैसे देने के बहाने घर बुलाया। घर में घुसते ही तत्सुया ने जबरदस्ती शुरू की। लिंडसे ने मार्शल आर्ट से बचाव किया। तत्सुया भी ब्लैक बेल्ट होल्डर था, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई हुई। तत्सुया ने लिंडसे की गर्दन पर वार किया, हड्डी टूट गई और वो गिर पड़ी। इसके बाद तत्सुया ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाथरूम में छुपाया, मिट्टी, बालू और डीकंपोजिंग एजेंट्स खरीद कर लाया। लिंडसे के बाल शेव किए, शव को बाथटब में रखा और बालकनी में ले जाकर छुपा दिया। उसी शाम पुलिस आई, मगर तत्सुया भागने में कामयाब रहा। एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा। उसे डॉक्टर का बेटा होने के नाते प्लास्टिक सर्जरी की जानकारी थी, इसलिए चेहरा आसानी से बदल लिया। कबूलनामे के बाद तत्सुया पर अपहरण, गलत व्यवहार और हत्या का केस दर्ज हुआ। सुनवाई चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई। लिंडसे के वकील ने मृत्यु दंड की सजा मांगी। सितंबर 2010 में तत्सुया ने न्यूज़पेपर के जरिए लिंडसे के माता-पिता से माफी मांगी। जेल में उसने किताब लिखी जिसमें बताया कि वो लिंडसे से कैसे मिला, हत्या की, 2 से ज्यादा साल भागता रहा और प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जनवरी 2011 में उसकी ये किताब रिलीज हुई। 1 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी और 1 करोड़ येन, लगभग 60 लाख रुपए कमाए। पूरी कमाई लिंडसे के परिवार को देने का ऑफर दिया, मगर उन्होंने ठुकरा दिया। 2013 में किताब पर फिल्म आई एम इचिहाशी, जर्नल ऑफ ए किलर बनी। 21 जनवरी 2011 को चिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। लिंडसे के माता पिता ने मृत्यु दंड की मांग की, मगर कोर्ट ने कहा कि 32 साल की उम्र में सुधार की संभावना है, इसलिए मौका देना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी की काफी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि 32 साल के बेरहम कातिल का फ्यूचर है तो 22 साल की लिंडसे का फ्यूचर क्यों नहीं था। लेकिन कोर्ट ने दलीलें नजरअंदाज कर उम्र कैद बरकरार रखी। 2025 अपडेट, तत्सुया इतिहास अभी नागानो जेल में उम्र कैद काट रहा है। नवंबर 2025 तक वो 46 साल का हो चुका है। कोई परोल की खबर नहीं। कुल मिलाकर एक मासूम विदेशी लड़की को मार दिया गया। अपराधी ने 2 से ज्यादा साल तक पुलिस को चकमा दिया। पकड़े जाने के बाद भी जेल में किताब लिखकर करोड़ों कमाए, मगर आज भी लिंडसे की आत्मा इंसाफ को तरस रही है। दोस्तों, तत्सुया इतिहास को कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।